Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm here with you with lecture number 32 and we have been discussing Dr. Faustus previously, and I gave you the hints that it is also considered as a very effective morality play. So today we are going to discuss more about what morality plays have been like and how they have they must have had some kind of an effect on the audience. और लोगों को ज़रूर ये सोचने का मौका मिला होगा कि जैसी लाइफ, जिस तरह की लाइफ वो गुजार रहे हैं, क्या वो सही है या वो गलत है. Is it according to the teachings of their religion? Is it according to the rules and laws of God Almighty? और क्या हम अच्छा कर रहे हैं या हम सोसाइटी को कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. So this is a concept of morality plays. Last time हमने डिस्कस किया शेक्सपियर और मार्लो की पर्सनल लाइव्स के बारे में भी. We left you with the unique idea that Christopher Marlowe and Shakespeare were one and the same person. So ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, आइडिया है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि क्रिस्टोफर मार्लो वॉज प्राइवेट एजेंट. सो हो सकता है कि उसके जहन में ये चीज़ आ गई हो, बिकॉज क्रिस्टोफर मार्लो की कोई पिक्चर्स, कोई ऑथेंटिक चीज़ें नहीं मिलती हैं अबाउट हिज डेथ और अबाउट हिज लाइफ और अबाउट हिज फैमिली लाइफ, हु वर हिज पेरेंट्स, या डिड ही मैरी समबडी, डिड ही हैव एनी चिल्ड्रन. तो ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर ऑल अ मिस्ट्री. तो शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो को कंपेयर करिए, उसका कंपैरिजन देखें, आपको एग्जामिनेशंस में बड़ी हेल्प होगी. डू लुक अबाउट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. मैं बिल्कुल आपको कभी ये एडवाइस नहीं करती कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये कंप्लीट है. लर्निंग जो है वो आपकी योर अर्ज फॉर मोर information and more knowledge is never finished. लेकिन of course डॉक्टर फॉस्टस की तरह बिल्कुल ना हो जाइएगा और अपनी लाइफ को एक अच्छी स्ट्रीम ऑफ थॉट पे ज़रूर लेके जाएं, with of course with your religious aspects, moral, ethical values, उन सब को साथ लेके चलें और कोशिश ये करें कि आपको आपकी लाइफ से दूसरे लोगों को ज़रूर फ़ायदा हो, ज़रूर कुछ अच्छाई उनको मिले. सो हियर वी कम विद मोरालिटी प्लेस. ये हमारे ड्रामा 1 का लास्ट लेक्चर होगा और उसके बाद एक्सटेंसिव रीडिंग और इंफॉर्मेशन बुक्स से, इंटरनेट से, इन सब चीज़ों से लेना ये आपका काम है. एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस. So morality plays are also called morality, simply an allegorical drama popular in Europe, especially during the 15th and 16th century, in which the characters personify moral qualities, okay, such as charity or vice, or abstractions such as death or youth, and in which moral lessons are taught. So morality plays आपके यही हैं, allegorical हैं. Like for example, जैसे डॉक्टर फॉस्टस में आपने देखा कि 7 सिंस की पर्सोनिफिकेशन थी, एंड द डांस ऑफ द डेविल्स और क्रिएशन ऑफ हेल, और ये सारा कुछ आपको दिखाया गया. ऑफ कोर्स मेफिस्टोफेलिस का हमने व्हेन वी डिस्कस्ड, वी आल्सो टच्ड अपॉन द आइडिया दैट मेफिस्टोफेलिस इज बेसिकली डॉक्टर फॉस्टस's own other self, who is craving for more power and for more education, and he has a lot of desires and beauty के concept उसके लिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं. So ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए एक बहुत ही यूनिक फ्रेम ऑफ माइंड में आपको ले जाती हैं और आप देखते हैं कि वाकई व्हेन यू सी समथिंग ऑन द स्टेज तो उसका एक इफ़ेक्ट बड़ा डिफरेंट होता है, बहुत यूनिक इफ़ेक्ट होता है और बड़ा ही आपको आप पे इफ़ेक्ट बड़ा ज़्यादा वो डालता है और काफ़ी अरसे तक वो चीज़ें आपके माइंड में रहती हैं.
Reading a novel will not make such an effect, or reading a play will not make such an effect as having the play picturized in front of you. आप चीज़ें होते हुए देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उसका आप असर लेते हैं और आपके जहन पे वो बड़े दिनों तक अब वो फिल्म जो है वो रिकॉर्डेड रहती है. सो इसी तरह से आपके मोरालिटीज़ प्ले हैं विच स्टार्टेड इन द 15th एंड द 16th सेंचुरी. कैरेक्टर्स की पर्सोनिफिकेशंस थी सच एज चैरिटी और वाइस, गुड एंड बैड एंजल्स, इवल एंजल आपने देखा उसमें डॉक्टर फॉस्टस में. और फिर मैं आपको यही बात कहूँगी कि आई फील रियली थोड़ा सा हैंडीकैप्ड कि मुझे डॉक्टर फॉस्टस का प्ले नहीं मिला, एनैक्ट हुआ हुआ. अगर वो मैं आपको दिखाती तो आपको ज़्यादा ये इसके ऊपर आप ज़्यादा कमेंट कर सकते और ज़्यादा आपके ऊपर एक विजुअलाइजेशन का जो इफ़ेक्ट होता है वो बड़ा अच्छा रहता. सो लुक फॉर इट, मे बी यू विल फाइंड इट समवेयर और उसको ज़रूर देखिएगा. डेथ और यूथ, डेथ को आप बड़ा हैगर्ड सा और बड़ा ख़राब सा पोर्ट्रे कर सकते हैं. एक इंडिविजुअल है, उसके बाल बिखरे हुए हैं और कुछ वो सही तरह से नहीं चल रहा, ओल्ड कैपेसिटी में वो है. सो इस तरह से पर्सोनिफाई होता है एंड दैट इज़ नोन एज द एलेगोरिकल ड्रामास और प्लेज. एंड ऑफ कोर्स आपने फेरी क्वीन का जो एलिगरीज हैं वो भी आप अपने जहन में ज़रूर रखिएगा. सो एंड दे टीच यू मॉरल लेसन ऑल्सो. आपको एक मॉरल लेसन मिलता है दैट इफ़ यू गोइंग टू डू बैड you are going to end up being bad also. So ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके बिल्कुल सामने हैं, बड़ा क्लियरली आपको दिखाई जाती हैं और इससे जो भी लोग पॉजिटिव असर ले सकें उनको ज़रूर लेना चाहिए. Together with the mystery play and the miracle play, the morality play is one of the three main types of vernacular drama produced during the Middle Ages. So mystery plays were also there and miracle plays were also there. कि कोई miracle हो जाता है तो ये तीन different stages of plays हैं in the middle ages of the lives that सबसे पहले mystery plays हैं जिनमें आपको कोई mystery दिखाई जाती है और उसके बाद आप उसके साथ जो है वो बहुत ही आपको इफ़ेक्ट होता है उन सब चीज़ों का कि how a mystery can change people's lives. Like for example murders हैं, suicide attempts हैं, इस तरह की चीज़ें psychological aspect उसमें बहुत ज़्यादा है. Again miracle plays जिसमें miracle हो जाते हैं, आपको ऑल ऑफ अ सडन कोई बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है, आपको कोई बहुत अमेजिंग चीज़ें मिल जाती हैं. यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको फेरी टेल्स की तरफ लेके जाऊँगी. फेरी टेल्स आर अ वेरी बिग पार्ट ऑफ ह्यूमन एंटरटेनमेंट. बच्चों की एंटरटेनमेंट तो उसमें है ही, लेकिन मैं ये कहूँगी और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बड़ों के लिए भी उसमें बहुत एंटरटेनमेंट और बहुत सारे एडवेंचरस चीज़ें मौजूद हैं. जैसे अलादीन एंड द मैजिकल लैम्प मिरेकल है, मिराकुलस प्लेस हैं. ही यूजेस हिज जीनीज पावर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल. उसके बाद आपके मिस्ट्री प्लेस हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी फेरी टेल है सिंड्रेला, जिसमें कि एक उसके साथ भी एक मिरेकल हुआ कि शी लेफ्ट दी हर ग्लास स्लिपर. सो ये बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बच्चों वाली इनमें एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन इसमें बड़े लोगों के लिए भी बहुत सारा फूड फॉर थॉट है. ये एक्सपीरियंस मुझे हुआ जब मैंने अपनी बेटी के साथ ये फेरी टेल्स देखना शुरू की तो बड़ा मुझे आई गॉट वेरी अमेज्ड. एलिस इन वंडरलैंड है, गलिवर्स ट्रैवल्स है
और बहुत सारी इस तरह के प्ले मूवीज़ बनी हुई हैं जो कि बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए हैं, लेकिन बड़े भी उनको देख के बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं. एंड what an effort. I'm amazed at the efforts of the animations they have put in. तो ये भी एक हमारे लिए बहुत ही अमेजिंग किस्म का एक्सपीरियंस होता है, और हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो चीज़ों को डेवलप किया गया है इन प्लेज, इन मूवीज़ एंड ऑल. तो जो भी चीज़ आप देखें उसमें एक लर्निंग एस्पेक्ट अपना ज़रूर रखें, ताकि आपको समझ आए कि सिंड्रेला इज़ नॉट जस्ट अ फेरी टेल. सिंड्रेला किसी भी मजलूम लड़की की कहानी हो सकती है और उसके साथ कोई भी मिरेकल हो सकता है. तो इसी तरह से ज़रूर इन एस्पेक्ट्स को भी सोचिएगा. So then comes the morality plays. Morality plays basically religious, stream of thought पे हैं, and they are telling you, they are showing you कि किस तरह से moral values individuals के अंदर आप inculcate कर सकते हैं, and people can lead very productive, very proactive and very positive lives. तो अगर यही सब चीज़ हम देख लें, I think then the world will be a better place to live in. The action of the morality play centers on a hero such as mankind, whose inherent weaknesses are assaulted by such personified diabolic forces as the 7 deadly sins, but who may choose redemption and enlist the aid of such figures as the 4 daughters of God: mercy, justice, temperance and truth. So ये इस तरह की personifications जो हैं वो morality plays में दी गई हैं. जैसे कि 7 deadly sins हैं, मैंने आपको बताया कि pride, sloth, envy, lust, और ये बाकी जो हैं ये चीज़ें हैं जो कि साइकोलॉजिकली इंसान के अंदर होती हैं. अब आपकी जेलसी किसी के साथ भी हो सकती है, envious आप किसी के साथ भी हो सकते हैं. So envy is not some character to be seen outside. It is within us. अब ये सोचने की बात है कि 7 deadly sins में से कौन से sins हमारे अंदर मौजूद हैं, और उससे हमें बिल्कुल अगर हैं तो उनको हम किस तरह से फिनिश कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं. सो ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई जाती हैं, और फिर ये आपकी इंटेलिजेंस है, ये आपका विजडम है. जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि बी वाइज इन व्हाट यू चूज़, इन व्हाट यू डू इन लाइफ. और विजडम आपको बताएगा कि अगर मुझ में प्राइड है तो मैं उसको अपने कॉन्शियंस में से, अपनी सोल में से निकालने की कोशिश करूं, क्योंकि ये एक गलत चीज़ है. स्लॉथ है, लेज़ीनेस है, ग्लटन है, ये सब चीज़ें आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती हैं. सो अगर आप लेज़ी हैं तो फिर आप कोई भी प्रोडक्टिव काम, कोई भी पॉजिटिव काम नहीं करेंगे. तो इसी तरह से हर सिन की अपनी एक गवर्नेंस है, जिससे कि वो ह्यूमन बीइंग्स के सोल को टार्निश कर देता है, ख़राब कर देता है, बिटर बना देता है, यूज़लेस बना देता है फॉर द एंटायर कम्युनिटी, फॉर द एंटायर ह्यूमन वर्ल्ड. So the hero of the morality plays is mankind, of course. Human beings हैं, और उनके पर किन किन चीज़ों के असरात होते हैं. Life itself is very difficult, और बहुत मुश्किल हमारे हालात होते हैं, हमारी ज़िंदगी होती है, और उसमें हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हम हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम मिस्टेक्स भी कमिट करते हैं.
So the idea of the 7 deadly sins, and then you choose redemption and enlist the aid of such figures as the 4 daughters of God, which is mercy, justice, temperance and truth. So ये सारे एस्पेक्ट्स भी आपके अंदर मौजूद हैं, इनको कोई बाहर से लाके आपको नहीं दे देगा कि देखें जी ये ट्रुथ है आपके सामने. ट्रुथ you need to discover in your own. You have to look into your own soul, your own temperance, your own life. और आप ये देखते हैं कि सच्चाई में कितनी खूबसूरती है और कितना सुकून है. There is a lot of happiness in being truthful, in being very clear, in being very moderate in your life. और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी तरह से गुजारने में कितनी पॉजिटिविटी है. टेम्परेंस ऑफ कोर्स बीइंग वेरी मेलो इन योर टेम्परामेंट. सो गुस्सा ना करें. एंगर इज़ ऑफ कोर्स अनदर वन ऑफ द डेडली सिंस, बिकॉज जब आप गुस्से में होते हैं तो आप लॉजिक को भूल जाते हैं, आप पॉजिटिविटी को भूल जाते हैं और आप अच्छा काम बिल्कुल नहीं करते और आप लोगों को हार्म करते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स बीइंग कंसिडर्ड एंड थिंकिंग अबाउट देम, ये सब चीज़ें आपको नेगेटिविटी की तरफ ही लेके जाएंगी. जस्टिस, ऑफ कोर्स देयर हैज़ टू बी जस्टिस. जस्टिस एक बहुत ही डिबेटेबल कॉन्सेप्ट आप इसको कह लें, बिकॉज मेरी एक हम्बल सी ऑब्जर्वेशन है कि जस्टिस आपको दुनिया में नहीं मिलता. आप बड़े अच्छे काम करते हैं और इंसान आपको उसका रिवॉर्ड नहीं दे सकता. सो जस्टिस इज़ विद गॉड ऑलमाइटी. और कुछ भी करें, कोई भी अच्छी चीज़ करें, जस्टिस की तवक्को इंसान से ना रखें. ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है गलत भी हो. बट येस, टू डू जस्टिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन बीइंग्स, बट येस इट इज़ वेरी ईजी फॉर गॉड ऑलमाइटी. सो अल्लाह ताला से ये ज़रूर तवक्को करें कि वो आपके साथ भलाई करेगा, वही आपके साथ जस्टिस करेगा. एंड ऑफ कोर्स मर्सी इज़ ओनली विद गॉड ऑलमाइटी. कोई भी इंसान मर्सी नहीं कर सकता. इंसान तो दूसरों को सज़ा देने में बड़ा खुश होता है, और किसी की कोई गलती पकड़ ले तो उसके ऊपर उसको तंग करना, उसको परेशान करना, ये एक इंसान की सेकंड नेचर कह लें. लेकिन गॉड ऑलमाइटी इज़ नॉट दैट वे. God is very kind, very merciful and very beneficent. So Allah Ta'ala की जो personification of 4 daughters है, वो mercy, justice, temperance and truth का है. So अगर इनको स्टेज पे हम personify करते हैं तो mercy and justice, temperance and truth will all be dressed in beautiful clothing and with very soft and polite faces, और इस तरह से आप इनको personify करेंगे. So again over here we see कि आपके morality plays में there is so much room for human beings intelligence. So ये एक बहुत ही positive aspect है morality plays का. Morality plays were an intermediate step in the transition from liturgical to professional secular drama and combined elements of each. They were performed by quasi-professional groups of actors who relied on public support. Thus the plays were usually short, their serious themes tempered by elements of farce. So earlier morality plays को perhaps इतना serious नहीं लिया गया
और उसमें फार्सिकल एलिमेंट्स, क्लाउन के एलिमेंट्स ये भी आ गए. जैसे फॉर एग्जांपल यू सी इन डॉक्टर फॉस्टर्स द एलिमेंट ऑफ द सर्वेंट, जो कि एक क्लाउन को अपना मैजिक के लिए यूज़ करता है. सो थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट आर ऑफ कोर्स देयर. ये सब चीज़ें मौजूद हैं और यही सारे फैक्टर्स हैं जो कि थोड़ा सा परहैप्स सीरियसनेस ऑफ द प्ले को कम करने के लिए इन्होंने मोरालिटी प्लेस में फार्स या कॉमेडी का एलिमेंट ज़रूर डाला था. सो थिंकिंग अबाउट मेफिस्टोफेलिस, वेरी सीरियस कैरेक्टर जिसने कि डॉक्टर फॉस्टर्स को डैमनेशन तक पहुंचा दिया. And again, different aspects which are there in the plays, and we do see them very effectively. But of course, when we look into the details of these dramas and these plays, we do understand that if there is no element of comedy in them, then they will be very serious plays and nobody would like to watch them as a regular phenomena. So for these aspects, what they did was that they put in a little bit of comedy, a little bit of element of laughter, which would definitely curtail the seriousness of the plays. और फिर लोग जो हैं वो seriousness के साथ थोड़ा सा लाइट हार्टेड होना भी पसंद करते हैं. When you go on to watch a TV ड्रामा और प्ले on the stage या कोई मूवी देखने आप जाते हैं तो आप all seriousness को बड़ा heavy हो जाती है on your mind and on your heart. So वो heaviness ख़त्म करने के लिए आप उसको थोड़ा सा milder tones ज़रूर देते हैं. In the Dutch play Het Stapelpin den Appelboom, The Miraculous Apple Tree, for example, a pious couple, staunch good fellow and steadfast faith, are rewarded when God creates for them an ever-bearing apple tree with the property that whoever touches it without permission becomes stuck fast. This leads to predictable and humorous consequences. So, miracle plays, like a Dutch play, of course, written in these aspects. They were a pious couple, a very couple who is very religious, very straightforward, forthright in their doings. This kind of a couple is rewarded with a tree which bears apples, and ये apple tree उनके becomes the source of their income, because they are able to sell these apples, and this apple tree is always laden for them. But somebody who touches it without permission becomes stuck fast, and that is also something very unique. So leading to predictable and humorous consequences. So when you get stuck fast, आप किसी भी पोजीशन में हो सकते हैं. आप या तो वो एप्पल खाने की कोशिश कर रहे हैं, आप वहीं पे स्टिल हो जाएंगे. आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बेंड पोजीशन में स्टिल हो जाएंगे. So very humorous, kind of an aspect was given in this play, The Miraculous Apple Tree. So I don't know whether it is available या ये अभी भी आपको कहीं से इंटरनेट पे इस प्ले का कुछ आइडिया या समरी या कोई चीज़ मिल जाएगी. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट येस वी आर डिस्कसिंग इट ओवर हेयर. और बड़ा ही मज़े का ये प्ले हो सकता है. The most famous of the French morality plays is Nicolas de la Chesnay, Condemnation de Banquo, 1507, which argues for moderation by showing the bad end that awaits a company of
repentant revelers, including gluttony and watering mouth. Among the oldest of morality plays surviving in English is The Castle of Perseverance, about the battle for the soul of Humanum Janus. So ये कुछ morality plays हैं जिसमें कि unrepenting individuals के साथ क्या what kind of an aspects are covered with them, and it includes gluttony and watering mouth. So again, gluttony is glutton is somebody who eats a lot. So you can imagine the hunger, the lust for food, और उसके साथ साथ of course drinking भी आ जाती है, wine and everything. तो आप डिबॉशरी में पड़ जाते हैं, आप बेसर नीड्स तक ही confined रहते हैं, and you do not go above them. So gluttony is something very very terrible to experience. जो लोग बहुत खाने पीने का शौक रखते हैं वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, और उससे फिर ये होता है कि दे इंक्रीज इन वेट, दे इंक्रीज इन बीइंग फैट, दे आर अनेबल टू मूव, दे आर अनेबल टू बी एक्टिव. वो फिर स्लॉथ के पर्सपेक्टिव में चले जाते हैं. सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स रन पैरेलल, ये इकट्ठे रन हो रहे हैं. और अगर आप ये देखें कि 7 deadly sins में से if one sin is God forbid with you, आप एक sin commit करते हैं तो बाकी सारे 6 sins जो हैं they are also a part of your life. Pride आप में आ गई, आप proud हो गए, आपने gluttony शुरू कर दी, आप slothful हो गए. Then you become lecherous, then you become lazy. All these things, lust आपके अंदर आ जाती है. So negativity prevails. Again यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ रिमाइंड करवाऊँ कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि evil does not attack you. You are the one who goes towards evil, और फिर evil आपको कैप्चर कर लेता है. So be very careful in your lifestyle कि आपने किस तरह का लाइफस्टाइल चूज़ किया है. सो लिटरेचर सिर्फ एक स्टडी नहीं है. लिटरेचर इज़ परहैप्स आई थिंक अ वे ऑफ लाइफ. आप ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, और लिटरेचर आपको बड़ा सेंसिटिव, बड़ा यूनिक, बड़ा जेन्युइन बना देता है. आप चीज़ों को बहुत डिफरेंट एंगल से देखने लगते हैं. मोरालिटी आपके लिए बहुत बड़ी वैल्यू रखती है. ईवल डूइंग्स आपके लिए बहुत बड़ा इफ़ेक्ट रखती हैं और आप उसकी तरफ नहीं जाते. सो एनीवन हु इज़ अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर वुड ऑलवेज हैव हिज और हर कॉन्शियंस इंटैक्ट. आपका कॉन्शियंस आपके पास ज़रूर मौजूद होगा, और इसी तरह से आप जो हैं वो अच्छे और बुरे में डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे. So the battle of the souls, because of the flesh and the spirit, ये थीम जो थी डॉक्टर फॉस्टर्स की, ये हमारे सामने आई. So all these things have their value and have their importance in life. A plan for the staging of one performance has survived that depicts an outdoor theatre in the round, with the castle of the title at the center. Of all morality plays, the one that is considered the greatest and that is still performed is Everyman. So this information taken from Britannica.com. मैंने यहाँ पे आपको ये information भी दे दी है. आप इसको और भी explore करना चाहें, बेसिक सर्च इंजन जो है वो google.com है. तो ये information आप जैसे भी और भी लेना चाहें तो यहाँ पे अवेलेबल है. बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम और ज़रा कॉम्पैक्ट किस्म की हमारी स्टडी है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते. सो मोरालिटी प्लेज
were there, and the greatest play that is still performed is Everyman. So ये एक play है, morality play, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू किया जाता है और आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है, that is Everyman, and in which there is portrayal of the 7 deadly sins and the daughters of God, justice, mercy and perseverance and all that. तो ये सारा जो है वो आपको ज़रूर पोर्ट्रे होगा, और ये सब चीज़ें आई बिलीव कि सोसाइटी को चैनलाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. सोशल सेटअप में अगर आपको लोग बार बार रिमाइंड ना कराएं कि आप में कितनी कैपेसिटी है, कितनी अच्छाई है, बुराई क्या है और अच्छाई में डिफरेंस क्या है, तो ये रिमाइंडर जो है वो फ्रॉम टाइम टू टाइम बड़ा ज़रूरी है. आई बिलीव पर्सनली कि हमें कंटिन्यूसली अपने आप को चेक ज़रूर करते रहना चाहिए कि हम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कहीं किसी इंडिविजुअल का, ह्यूमन बीइंग का दिल तो नहीं दुखा रहे, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है. तो ये सब चीज़ें जब हम देखेंगे तो नो डाउट वी आर गोइंग टू टर्न आउट टू बी somebody who is contributing positively to the community. The beginning of English drama. In the Middle Ages, there were no permanent theatres in England. शुरू में हमने ये बहुत पहले ये चीज़ें डिस्कस की हैं, लेक्चर नंबर 2, 3 and 4 में ये सब बातें हमने टच अपॉन की थी. Any drama was associated with the Christian Church, beginning with a dramatization of the key elements of Christian belief and events in the Christian year, such as the resurrection of Christ at Easter. The medieval church allowed short dramatic performances within services or on the steps of churches. These helped to show to the people the mysteries of faith within the Latin liturgy. So, थोड़ा सा रिलेट करेंगे आप अपने कोर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के साथ इसको, और आपको पता चलेगा कि इंग्लिश ड्रामा इन द बिगिनिंग वाज वेरी क्लोज टू द चर्च परफॉर्मेंसेस, बिकॉज you have the very rich Bible with you, and these plays of the miracles of the prophets are right in front of you. So हमारे भी इस्लाम में भी हमारे जो नबी हैं उनके मिरेकल्स बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और उनको ड्रामेटाइज किया जा सकता है रिस्पेक्टफुली, बड़ी केयर के साथ. ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं. 10 कमांडमेंट्स एक मूवी है, वो बहुत इफ़ेक्टिव है और वो भी पिक्चराइज हुई है. So all these things basically started from the churches. Here I would like to also share with you the idea that the churches were very busy in all the time in prayers and in being in the church in front of the Christ and hoping for redemption and hoping for forgiveness. So just to put a bit of a color into the lives of individuals, into the lives of priests and nuns, because उनकी life बड़ी dull होती थी, बहुत ही restricted होती थी. They would be in their cubicles, and they would not be coming out of into the open. So at that time the churches had a different kind of an aspect, different values, and now it has become more liberal. So in those times people performed these miracle and morality plays to give ideas to the people. If they don't want to read much about them, they can watch the play and understand what the great prophets, what their miracles were, how they survived, how they spread out the message of their religion. Of course, in this aspect, Christianity,
and how they made people believers and do good, be truthful, ask for mercy. All these things were very effectively discussed over here. So these help to show to the people the mysteries of faith. If you have faith, miracles can happen to you. And if you believe in God Almighty, your path would be very clear and very smooth for you. And you will have a kind of a mental satisfaction which is a part of you, which is there with you, and it will give a serenity to your personality. So imagine the goodness, truthfulness and faith in God can bring to you. So this is how these things were portrayed. Theatre on the streets. These short dramas then developed into processions where the priest and civic dignitaries in their colorful vestments and robes added to the spectacle. Gradually, these processions included pageants, a word we usually use today to mean a kind of open-air theatrical display, but which originally meant the cart on which scenes were performed. So very interesting, the theatre on the street. After the steps of the church, church के बाहर जो steps हैं उनके ऊपर performances होती थी, ground of the church उसके उधर performance हो सकती थी. They took the theatre to the streets in a caravan. So very interesting development, very slow, gradual development. That if people are not going to the church, they can watch these plays from the windows of their houses. So the theatre was brought to the streets of the people. I think it's a very interesting idea. So the priest and the civic dignitaries used to perform. They used to have these colorful vests and robes and added to the spectacle of the drama. So a color was brought in, and then of course the scenery was brought in, and the pageant was the most important open air theatrical display was there. So pageant, like for example आप springtime को depict कर रहे हैं, so there are a lot of flowers and there are a lot of fragrances and beautiful things around you, birds and butterflies and things. And winter को अगर आप depict कर रहे हैं तो very cold, sort of white and snowfall and grayish, और ये colors combinations होंगे. So imagine the beauty which it basically brings to you. तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छा एक व्यू देती हैं. You feel happy watching a very colorful, interesting play, and there is a moral lesson in it too. तो ये चीज़ आपको जो है वो you are getting basically double treats. So why not? And people really appreciated it. As the citizens stood in the streets, carts moved past carrying actors in still poses depicting biblical events such as Adam and Eve in the Garden of Eden, or Moses receiving the 10 Commandments, or the resurrection of Christ. So performances were also there, but still performances were also there, like they would pose in front of the people as Adam and Eve in the Garden of Eden, Moses receiving the 10 Commandments, of course, and the resurrection of Christ. So again, Christ on the cross and people bending down, they were all still kind of pictures shown to people on the streets. And then of course later on dialogues and monologues and dialogues came into existence.
Drama in English, eventually some dialogue was introduced, and although the language of church services was Latin, actors on the pageants spoke in English, of course. Latin would not be understood by everybody, so they definitely spoke in English, so that all the people listening could understand. In this way, drama was used by the church. So basically, church ने ड्रामे को फेमस किया. फेम जो ड्रामे का है वो चर्च से ही है, because they wanted to show miracles of the Christ, and miracles of all the prophets who are there. And what more is more effective than enacting it in front of the people. So if they don't want to read it, they can watch it. And watching, of course, brings visualization of anything, has a much stronger, more powerful effect on individuals. The plays which thus developed are known as miracle or mystery plays. The name arises from the French mystère or métier, meaning craft profession, since it was the craft guilds who took over the productions of the plays in the Middle Ages. This is the sense in which the Measure for Measure, the executioner Abhorsen describes his job as a mystery. So again, these mystery plays, the name arises from the French word, and it means a profession, and so they developed a kind of a very unique concept for a playwriting, and of course you see that how interestingly it all developed. Some mystery plays originated from towns such as Chester, York and Coventry still survive and are still regularly performed. So you go to England and you go to these places, and perhaps people are still kind of performing these plays just as a reminder of their old times. So they have still let history being preserved with them, and it is something very good, because this is our heritage, this is our culture, and this is what you should value the most. Morality plays. Alongside the mystery plays in the later Middle Ages, dramas known as morality plays developed. Instead of enacting events from the Bible, morality plays focus instead on the spiritual struggle of individual soul. So morality plays are the plays of the fight within the soul. आपके अंदर से एक जो जंग होती है कि मैं अच्छाई की तरफ जाऊं या बुराई की तरफ जाऊं. बुराई बहुत अट्रैक्टिवली आपको दिखाई जाती है और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन आपका सोल, आपका कॉन्शियंस, आपका रिलीजन, आपका फेथ आपको ये कहता है कि ऐसा ना करें. The central characters who have names such as mankind or every man act out the spiritual challenges faced by every human being. Vices and virtues such as deceit or kindness or the 7 deadly sins, or the even more abstract good and evil, which you saw in Dr. Faustus, are personified and presented as debating or struggling against one another, while the eternal destiny of the human protagonist hangs in the balance. The most famous of these plays is Every Man, which is still performed today. So we have been discussing about Every Man is a play of rich moral values, and it is still performed. So I hope that the concept of morality plays is absolutely clear with you now. Influence on Shakespeare. We see the influence of morality plays in Shakespeare's drama, such as in Act 2, Scene 1 of Measure for Measure. Aeschylus is referring to the kind of characters found in morality plays when he asks which is the wiser here, justice or inequity.
So traces of morality plays are found in Shakespeare's plays. Here we have given you a bit of examples. In Act 3, Scene 3 of Hamlet, there is a struggle between good and evil within the soul of Claudius. Again, moral values, morality. So you see, जहाँ भी आपके अंदर की बात आएगी, आपके स्पिरिट की बात आएगी, आपके सोल की बात आएगी, वहाँ पे मोरालिटी प्लेज जो हैं वो आपको ज़रूर याद आएंगे कि you know there is definitely a fight of good and bad within ourselves also. हम saints नहीं हैं, हम angels नहीं हैं, हम human beings हैं, and human beings are full of errors and full of mistakes. So it is not a wrong thing to think of attractive things, but going on to them and adopting them as your lifestyle, जैसे pride या envy या gluttony या lust, इनको adopt कर लेना बिल्कुल गलत एक चीज़ है. So a path of moderation is the one which should be absolutely observed. और अल्लाह ताला को भी moderation ही पसंद है कि आप एक balance रखें अपनी life में. अच्छाई का भी एक balance होना चाहिए. आप खुशी भी मनाएं, खुश भी हों, लेकिन उसको आप against somebody use ना करें. So ये सब चीज़ें are given to you by God Almighty, and He can of course take it back as well. ज़ाहिर है जिसने दी हैं वो वापस भी ले सकता है. So इन सब चीज़ों का शुक्र अदा करना, being thankful to God, is one of the I think the most effective things which can make you into a very balanced individual. So क्लॉडियस का हमने देखा, मेजर फॉर मेजर में हमने देखा कि शेक्सपियर ने कहीं कहीं पे morality values जो हैं वो डाली हैं बीच में. In Macbeth, Macbeth wrestles with himself and against the urgings of his fiend-like queen before succumbing to evil. So Macbeth's queen is the personification of the fiend, and who is asking him to commit the murder. So again यहाँ पे बहुत interesting आपको ideas दिए गए हैं. So this is the website, Mystery and Morality Plays, www.cross-reference, and here we are with these ideas. So the morality play is a type of theatre performance that uses allegorical characters for teaching the audiences a moral lesson. Lesson होता है इसमें. This type of play originated in medieval Europe, first appeared in the 1400s, and typically was of a Christian nature. It could be considered an intermediate step between the biblical mystery plays of the medieval period and the secular theatre of the later Renaissance, such as the plays of William Shakespeare. So morality plays have been उनका हम traces जो हैं वो ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, और हमें यहाँ पे भी यही पता चलता है कि church was the basic root from where the morality plays originated, the mystery plays and the miracle plays originated. और उसके बाद Renaissance, डॉक्टर फॉस्टस आपको याद आएगा, और विलियम शेक्सपियर. The morality play has remained a cultural influence to some degree, although it was waned in popularity. The basic premises of the morality play, in which the main character, who represents all people and to whom audiences can relate, makes a journey and is influenced by characters along the way, is still common in many works of theatre and films. Like for example Gulliver's Travels, I hope वो भी आपने पढ़ा होगा ज़रूर, कि वो different kind of लोगों के पास जाता है. There are Lilliputians there, there are people who are giants there. So ये giants actually giants या Lilliputians actually नहीं हैं. This is all a state of mind. And again
Gulliver's Travel जो है is one of the mystery plays, you can say, mystery novels you can say, कि यहाँ पे मैंने आपको एक इसकी Gulliver's Travel की एग्जांपल दी है जो कि स्ट्राइक करता है हमें कि ये मिस्ट्री प्लेस हैं, लुकिंग इनटू द सोल्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, और गलिवर किस तरह से किन किन जगहों पे ट्रैवल करके अपने लिए बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंसेस होल्ड करता है. सो अ कैरेक्टर इज़ देयर, जैसे गलिवर है, who goes along and लोगों को मिलता है, रास्ते में उसको कौन कौन लोग मिलते हैं, क्या क्या उससे वो बातें करता है. जैसे आपने कोलो पोलो की एल्केमिस्ट पढ़ी होगी, उसमें भी यही है कि द शेपर्ड शेपर्ड बॉय गोज़ ऑन टू अ जर्नी, और डिफरेंट काइंड ऑफ लोग उसको मिलते हैं. सो ये भी एक मोरालिटी प्ले, मिस्ट्री प्ले की तरह से ये राइटिंग्स हैं, एंड दे आर बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो इन्हीं में से लिया गया है, निकाला गया है, और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं. टीचिंग मॉरल्स, दिस टाइप ऑफ परफॉर्मेंस इज कॉल्ड अ मोरालिटी प्ले बिकॉज इट इज़ meant to teach the audience moral principles. Among the most common theme is that one should avoid what are known as the 7 deadly sins, which is pride, lust, greed, envy, wrath, sloth, and gluttony. Another is that even when a person gives in to temptation, repentance, redemption are possible. Plays that emphasize the difference between good and evil also might be called morality plays. So ये वही बात आपके साथ दोबारा आ जाती है. 7 deadly sins आपको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं कौन कौन से हैं, और अगर इनमें से किसी एक को एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बाकी जो 6 हैं वो भी प्रेजेंट हैं. सो इट्स अ बिग विशियस सर्कल जिससे कि जिसको कि डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए. Naming of characters, then one of the most significant characteristics of a morality play is the way that characters are named. Instead of normal names, they are called by the quality they represent. In Everyman, one of the most famous morality plays, some of the characters include fellowship, knowledge, good deeds, and kindred. So again, here we do find out, we do discover कि नॉर्मल नेम्स इंडिविजुअल्स के नहीं हैं. मोरालिटी प्लेस में उनको डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं, जैसे गुडनेस है, जैसे नॉलेज है, फेलोशिप है. सो दे आर बेसिक पर्सोनिफिकेशंस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. सो गुड डीड्स किसी कैरेक्टर का नाम हो सकता है. Eventually, all of these characters abandon the play's hero, every man during his journey with death, and only good deeds stays with him. The moral of this play is therefore that only good deeds can help one get into heaven, and that no other earthly things are truly lasting. So, जैसा कि हमने हमेशा कहा कि ये दुनिया की ज़िंदगी जो है वो transitory है. It is going to finish, it is going to end one way or the other. सो यही चीज़ें एवरी मैन जो है, जो मोस्ट फेमस और ऑथेंटिक मोरालिटी प्ले है, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई. एंड द गुडनेस ओनली लास्टेड विद हिम एंड लेड दिस पर्सन टू द डोर्स ऑफ हेवन. Historical progression of the morality plays. The concept of the morality play allows writers more creativity than was possible with its predecessors. The mystery play, which was very closely based on biblical and traditional stories, this trend continues into later centuries with morality plays that sought to teach secular lessons such as which form of government is best. Throughout the Renaissance, plays continued to be less instructive and allegorical and more representative of real life. So in the Renaissance, mostly we see that traces of Shakespeare's dramas, King Lear and Hamlet, in which real life drama takes place, and people are very much after
property and money and possession and kingdoms, all these things. So again, these morality plays were always teaching some kind of a lesson to individuals. Other works of art, the influence of morality plays can be seen in works of art other than theatrical performances. For example, John Bunyan's novel, The Pilgrim's Progress, relies heavily on the typical theme of the morality play. The main character, Christian, encounters characters such as faithful, goodwill, and ignorance on his journey to the celestial city of Zion. So, The Pilgrim's Progress, a very effective work of art and a morality novel, you can say. Modern examples are, although true morality plays are no longer popular, except as examples of medieval theatre, this genre continues to influence works of art such as movies, television shows, and books. C.S. Lewis' Chronicles of Narnia book series and the movies based on the books are some examples. One difference in most modern works that might be considered similar to morality play is that the characters are rarely given the express names of the qualities they represent, although they might be given similar names or names derived from certain qualities. So modern plays and movies are also taking hints from morality plays. It also is common for real world events to be equated to morality plays by commentators and writers. There is examples, the worldwide economic problems of the early 21st century and the success or failure of various political policies have been compared with morality plays by people who think that certain lessons can be learned from them. So what the world is coming to today in this scenario is also a hint towards the morality plays, debasement of individuals, of human beings, political degeneration. Governments are not, for the betterment of people, for their individuals, but they are working for their own betterments. So this is a very thick and very heavy debate. So here we go with these websites which I have taken help from, and I would want you to visit these websites also. Again, here our quest for more knowledge, our hunger for more aspects of life does not end. We are definitely in the progress of learning more and more. We discussed quite a few dramas over here. I would wish you to read extensively. I would want you to read the text of Dr. Faustus also, and there are, if you have any problems, you can always contact your centers, and do watch the movies as they have been. I've always said that you are very blessed because you have so many channels to instruct you. You can go onto the internet, you can go on for the DVD, you can go for the libraries, you can go for your study centers. Everything is, very much close to you, and it's just a matter of, getting up, getting the strength and getting the will to do much more. So literature does not end over here. It continues throughout your life. Your study is never enough. Your observation of human beings is never enough, never fulfilled, and the thirst for knowledge is never quenched. So with that, I wish you all the best and good luck. Study more. जितना भी पढ़ेंगे उतनी ही आपकी knowledge में इजाफा होगा. But stay on the ground. Be very humble. Don't let the 7 deadly sins govern you. Don't let pride govern you.
और आपके देखेंगे कि वेरी इंटरेस्टिंगली आपके इर्द गिर्द इस तरह के लोग मौजूद होंगे और आप उनको ऑब्ज़र्व करेंगे, उनसे लर्न करेंगे और उनके जैसी मिस्टेक्स नहीं करेंगे. So be a very productive individual for the society. Be a positive contribution to mankind, to humanity. So take care, best of luck, enjoy your life, enjoy your studies, and continue the quest for knowledge. Take care, Allah Hafiz.